एक कंपनी जिसके पास ऐसे उड़ान उपकरण हैं जो वास्तव में उड़ते हैं, वह निश्चित रूप से एक बिल्कुल अलग स्तर की बात है। तो फेदिया, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। कृपया हमें सबसे खास घटना के बारे में बताओ। पहले उड़ान उपकरण के लॉन्च के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। यह सब कैसे हुआ, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिरकार क्या हासिल हुआ और क्यों उसे लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उसे लॉन्च क्यों किया गया? क्योंकि जो लोग नियंत्रण प्रणाली बना रहे थे, उन्होंने उसे हमसे थोड़ा जल्दी तैयार कर लिया, जबकि हम अभी तक बाहरी ढांचे का निर्माण और बाकी सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाए थे। और सब कुछ पहले से अच्छी तरह जांचने के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि बहुत जल्दी एक छोटा सा यंत्र बनाया जाए। और हाँ, ऐसा संयोग रहा कि हमने उसे सचमुच पहले ही चरण में सफलतापूर्वक बना लिया। ये एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण प्रति है। याद दिला दूं, नोवा 2 एयरशिप की, जिसमें ठीक उतने ही शक्तिशाली इंजन लगे हुए हैं और उन इंजनों की कुल ताकत उसके सामने आने वाले वायुमंडलीय प्रतिरोध के बिल्कुल बराबर है। यानी यह बड़े यंत्र की गतिशीलता की नकल करता है। मुख्य दिशा नियंत्रक भी शक्ति में तुलनीय है। यानी यह उसी चीज़ की छोटी प्रति है जिसे हम इस साल के अंत तक बनाना चाहते हैं। और हमने यह छोटी प्रति बना ली। हाँ, उसे हवा में भी उड़ाया। आखिरकार यह पहला यंत्र था और यह वाकई में एक शानदार घटना थी। जब वह हवा में ऊपर उठा तो बहुत से लोगों के मन में उठने वाले सभी सवाल खत्म हो गए कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। आखिरकार ये वही विशालकाय एयरशिप्स हैं जो वास्तव में उड़ते हैं और जिन्हें हम सफलतापूर्वक बना रहे हैं। टीम पूरी तरह से तैयार है। डिज़ाइनर अपने नवीनतम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट नई और उन्नत तकनीकें लिख रहे हैं और निर्माता उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। असेंबली का काम फिलहाल उन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है, विशेष रूप से अनुभवी डिज़ाइनरों और कुशल टेक्नोलॉजिस्टों द्वारा। लेकिन कुल मिलाकर यह एक बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि कंपनी में एयरशिप निर्माण के अनुभवी दिग्गजों के अलावा कुछ युवा कर्मचारी भी हैं। असल में वे भी युवा नहीं हैं, सभी लोग वयस्क हैं, बस हवाई यात्रा के क्षेत्र में नए हैं। और वही अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव जो ज़मीन पर इस छोटे एयरशिप की असेंबली, उसकी ज़मीनी संचालन और परीक्षण उड़ानों के दौरान प्राप्त हुआ, पूरी टीम के लिए अत्यंत आवश्यक था। और अब ठीक आज के दिन वह अभी भी वीडियो भेज रहा है। शायद मैं उसे चैट में डाल दूं। उड़ान परीक्षण अभी भी चल रहे हैं, वैसे नहीं जैसे वीडियो में दिखाया गया था जब हम उसे रस्सियों से नियंत्रित कर रहे थे। अब वह पहले से ही स्वतंत्र उड़ान में है। और नई पीढ़ी की बात करें तो हमारे पास वहाँ एक स्कूल का छात्र है जो हमारे पास अभ्यास के लिए आया है। वह भी इस पूरे महत्वपूर्ण और बड़े काम में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वह इंजीनियरिंग स्कूल में डिरिजेबल निर्माण की पढ़ाई जारी रखता है। स्वाभाविक है, ये बहुत शानदार है कि युवा पीढ़ी इसमें रुचि दिखा रही है। और यही वह महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है जिसे डिरिजेबल नोवा 01 ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। उसने न केवल गंभीर विशेषज्ञों और संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि युवा छात्रों और स्कूली बच्चों का भी विशेष ध्यान खींचा। सभी लोग इस महत्वपूर्ण विकास कार्यों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। यहाँ वैसे ध्यान आकर्षित करने के बारे में बात करते हुए कृपया वर्ड स्टैट के फुटेज दिखाएं। हमने यहाँ कुछ आंकड़े चुने हैं और हमें यह जानने में दिलचस्पी थी कि जब हमने डिरिजेबल्स पर काम करना शुरू किया, जब एरोनोवा कंपनी आई, तो क्या इंटरनेट पर इसका जिक्र ज़्यादा होने लगा। और आंकड़ों के अनुसार हाँ, हम देख सकते हैं कि इसका जिक्र वाकई ज़्यादा होने लगा है। तो एरोनोवा के साथ यहाँ बात स्पष्ट है। हाँ, कंपनी पहले नहीं थी और फिर अस्तित्व में आई, लेकिन यहाँ तक कि उस ग्राफ पर भी जहाँ डिरिजेबल्स का जिक्र है, हम साफ देख सकते हैं कि इसमें वृद्धि हुई है। इसलिए ये परियोजना वास्तव में बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रही है, क्योंकि हमने कई बार कहा है, उन लोगों के अलावा भी जो सिर्फ डिरिजेबल्स को व्यापार या अपनी किसी निजी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सपने देखने वाले लोग भी हैं जो बस यही चाहते हैं कि यह आखिरकार सभी के लिए उपलब्ध हो जाए। और जब वे देखते हैं कि यह उपलब्ध हो रहा है, तो उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है। हाँ, हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक तरह से ऐतिहासिक रूप से ऐसी किस्मत रही है कि हर परियोजना जन आधारित रही है, उसे समर्थन मिला है। और कई देशों में इसके इतिहास को और सटीकता से समझना चाहिए। तो बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये निश्चित कह सकते हैं कि परीक्षण सफलतापूर्वक हो रहे हैं। तो हम कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, सफल होने का क्या मतलब है? उड़ रहा है, ये तो स्पष्ट है। आर्किमिडीज के नियम को कोई नहीं बदल सकता, जैसे भी हो। और यह भी तथ्य है कि नियंत्रण प्रणाली काम कर रही है। ये कि रिमोट ऑपरेटर के साथ
कनेक्शन स्थापित हो गया है। हमने यह अभी तक कहीं साझा नहीं किया है, लेकिन यह भी पूरी तरह से काम कर रहा है। यानी हमारा डिरिजिबल 4G के ज़रिए टावरों से बहुत ही कम डिले के साथ लगभग 100 मिलीसेकंड अपनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी भेजता है। 5 कैमरों से वीडियो जो तुम उसके चारों ओर 360 डिग्री तक देख सकते हो, और यह नियंत्रित भी किया जाता है। इसका मतलब है कि ऑफिस से या फिर मैदान में रहते हुए भी ये सब काम करता है। अभी ठीक इसी समय उड़ान मिशनों को स्वचालित रूप से जारी करने की प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा है। यानी अभी वहाँ मैदान में लोग खड़े हैं, वहाँ एक ऑपरेटर है जिसके पास एक कंट्रोल पैनल है। वह नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है या नियंत्रण डिरिजेबल को खुद दे सकता है। अभी वे इन प्रणालियों का परीक्षण कर रहे हैं। वहाँ एक ऑपरेटर कंट्रोल पैनल के साथ खड़ा है और एक ऑपरेटर टैबलेट के साथ है। टैबलेट पर उड़ान का मिशन कमांड के रूप में दिया जाता है, जैसे कि इस बिंदु पर इन निर्देशांकों पर इतनी ऊंचाई पर होवर करना है, उस बिंदु को बनाए रखना है। जो कुछ भी वह वहाँ करता है, हवा में जो भी हो रहा है, सब रिकॉर्ड किया जाता है। मिशन पूरा हो रहा है या नहीं, फिर बिंदु बदल दी जाती है। उदाहरण के लिए अब हमें यहाँ उड़कर जाना है। आज इसी तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं। फेदिया, अभी तुमने जो कहा कि आज परीक्षण चल रहे हैं, उसी से जुड़ा है रुस्लान से मुझे वीडियो भेजा गया है, अभी उसे चलाया जाएगा। तो मेरा मतलब है, क्या ये वही परीक्षण है जो आज हमारे यहाँ हो रहे? हाँ, अभी हम वहीं उड़ान भर रहे हैं। हल्की बारिश हो रही है, हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर हम इंतजार करते करते थक गए थे। ये कोई पेशेवर शूटिंग नहीं है, ये वहीं मौजूद लोगों ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। सब कुछ कैसे हो रहा है? हाँ, जो लोग मॉस्को और उसके आसपास रहते हैं, वे जानते हैं कि मौसम कैसा है। तेज़ हवा, ओले, मूसलाधार बारिश। कुल मिलाकर मौसम उड़ान के लिए अनुकूल नहीं था, जैसा कि वरिष्ठों ने बताया था, लेकिन फिर भी हमने उड़ान भरी। फेदिया, 2 शब्दों में सिस्टम कंट्रोल के बारे में बताओ। मेरा मतलब है, यह एक गंभीर डेवलपमेंट है जो बहुत कम कंपनियों के पास है। हमारे यहाँ मेरी समझ के अनुसार ये सिस्टम पूरी तरह से खुद ही लिखा गया है। सुनो, किसी भी ऐसी तकनीक के निर्माता के पास जिसमें दिमाग होता है, उसके पास एक नियंत्रण प्रणाली होती ही है। अक्सर ऐसा होता है कि निर्माता खुद ही इसे विकसित करता है, क्योंकि वही अंगों यानी एग्जीक्यूटिव डिवाइसेस, मैकेनिज्म, कंट्रोलर आदि को इसमें लगाता है, और केवल वही अपने उपकरण की कंट्रोल लॉजिक को समझता है। जब उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट बड़ा होता है, फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कुल मिलाकर संभावनाएं भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसी स्थिति में अलग अलग विशेषज्ञों की एक टीम बनाना संभव होता है, जो पूरी लॉजिक को लिखेंगे, फिर उसे किसी आउटसोर्स को सौंप देंगे, और आउटसोर्स पर कोई और जो पेशेवर है शर्तिया तौर पर यह सब काम कर देगा। ये थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, ये काफ़ी महंगा भी होता है, लेकिन ऐसा भी किया जाता है। कुल मिलाकर हमने एक छोटा रास्ता चुना, बस उन विशेषज्ञों को लिया जो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और हमने इसे खुद ही बनाया, क्योंकि हमारे अलावा कोई भी हमारे उपकरण के नियंत्रण की लॉजिक को ठीक से नहीं समझ सकता। बताओ, हम कब यह कहने की योजना बना रहे हैं कि इस उपकरण के विशिष्ट परीक्षण पूरी तरह से पूरे हो गए हैं और हमें वही सब कुछ मिला है जो हम वास्तव में चाहते थे? सुनो, हमारी टीम में ऐसा है, हमने लोगों को उनकी वास्तविक ज़रूरत के हिसाब से ही लिया है। जब कोई नई और विशिष्ट ज़रूरत आती है, कोई ख़ास काम होता है, तो उसी काम के लिए विशेषज्ञ, निष्पादक और अन्य संबंधित कर्मियों को विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। और अब हमें वास्तव में अनुभवी विशेषज्ञों, कुशल परीक्षण पायलट इंजीनियरों की तत्काल ज़रूरत महसूस हो रही है। संक्षेप में कहें तो एक पूर्ण और सुसज्जित उड़ान परीक्षण परिसर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब हमारे लिए ऑफिस से एयरड्रोम तक जाना और वापस आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है और बाकी उपकरणों के काम को भी आगे बढ़ाना होता है, और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह। तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि इस उपकरण के परीक्षण खत्म नहीं होंगे। हमें उड़ान भरनी है, बार बार उड़ान भरनी है, लगातार उड़ान भरनी है। यानी हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, ये उड़ता है, हाँ सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसे उड़ना चाहिए। इसे उड़ना चाहिए, कंप्यूटर को उड़ना चाहिए, सिस्टम इंजीनियरों को सिस्टम को साफ करना चाहिए, शायद उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। डायनेमिक्स विशेषज्ञों को डायनेमिक्स को स्पष्ट करना चाहिए, यानी उपकरण को हवा में रहना चाहिए। और इसके लिए वास्तव में अतिरिक्त विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो बस उड़ान के घंटे पूरी तरह से पूरे करेंगे, उपकरणों का पूरी तरह से परीक्षण करेंगे, उसके हैंगर में होने की सावधानीपूर्वक निगरानी करेंगे और उसकी समग्र स्थिति को लगातार बनाए रखेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास पहला उड़ने वाला उपकरण आ गया है, लेकिन असल में बड़े पैमाने पर देखें तो ये पहला नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटोस्फेरिक है और इसका प्रक्षेपण सफल रहा। डिरिजेबल उपकरण पहला है। डिरिजेबल के मामले में ये पहला है, हाँ। लेकिन चलिए स्ट्रेटोस्फियर के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एक सफल प्रक्षेपण किया, तो आखिरकार हमें क्या हासिल हुआ
और यह काम अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? हाँ, स्ट्रेटोस्फियर भी वही आर्किमिडीज का क्षेत्र है। वहाँ भी उठाने वाली शक्ति उसी उठाने वाले गैस से बनती है, बस उपकरण थोड़े और ऊंचाई तक उड़ते हैं। यह क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टिकोण से बड़ी कंपनियों और सरकारों के लिए बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स की मदद से पृथ्वी का रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की तुलना में कई गुना अधिक और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ एक रिजोल्यूशन होता है प्रति वर्ग मीटर पिक्सल की संख्या, और यह सभी को बिल्कुल स्पष्ट है कि स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड से पिक्सल की संख्या कहीं अधिक होगी, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर है। और अब उपग्रह तकनीक लगभग अपनी सीमाओं तक पहुंच गई है, इसलिए अब सभी की नज़रें स्ट्रेटोस्फियर पर हैं। दुनिया में कुछ कंपनियां हैं जो मौसम संबंधी सॉन्ड्स लॉन्च करती हैं, लेकिन वह थोड़ा अलग है। ठंडी जंग के समय, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, कई सैन्य बलों ने वास्तव में दीर्घकालिक उड़ान वाले स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स लॉन्च किए थे। बाद में इन कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। हाल ही में गूगल लून ने फिर से इस कार्यक्रम को शुरू किया था। वे ऐसे स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स बनाना चाहते थे जो उन क्षेत्रों में संचार स्थापित कर सकें जहां, उदाहरण के लिए, इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। यह भूमध्य रेखीय, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर उनकी परियोजना काफ़ी सफल रही, लेकिन कुछ कारणों से जो तकनीक से संबंधित नहीं थे बल्कि प्रबंधन आदि से जुड़े थे, ये कार्यक्रम अंततः बंद कर दिया गया। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे एरोनोवा के विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वदीम जुबकेविच ने सीधे इसी कार्यक्रम गूगल लून पर काम किया था। और अब सब लोग फिर से स्ट्रेटोस्फियर की ओर लौट रहे हैं, इस महत्वपूर्ण बात पर कि ऐसे उपकरणों की वास्तव में बहुत अधिक आवश्यकता है। एकमात्र चीज़ जो वास्तव में ज़रूरी है वह है इस उपकरण के विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त और निरंतर निवेश करना। जैसे उन्होंने 70 के दशक में विकास को वहीं रोक दिया था या गूगल ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, वैसे ही स्वाभाविक है कि तकनीक के विकास में निवेश करना ज़रूरी है। तकनीक को कुल मिलाकर नियंत्रित योग्य बनना चाहिए, यानी यह एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप ही है। जो हमने लॉन्च किया था वह एक अनियंत्रित जांच थी। हम स्ट्रेटोस्फेरिक प्रवाह में चले जाते थे और वहां ध्रुवीय भंवर में घूमते थे। हम ध्रुव के चारों ओर घूमना चाहते थे, लेकिन ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि भंवर अपनी जगह से हट गया था। ऐसी उड़ान विधि उदाहरण के लिए संचार के लिए उपयुक्त है, लेकिन निगरानी के लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा कि यंत्र हवा में स्थिर रहना सीख जाए। इसके लिए उन्हें न केवल ऊंचाई पर सटीक और प्रभावी नियंत्रण रखना होगा, बल्कि उसे उन्नत और शक्तिशाली प्रेरक यंत्रों से भी सुसज्जित करना होगा। और हम इसी महत्वपूर्ण दिशा में अत्यंत सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बाउमनका के साथ हमने इस दिशा में प्रेम और मित्रता का एक व्यापक और दीर्घकालिक समझौता सफलतापूर्वक किया है। कुल मिलाकर ये संयुक्त कार्य के बारे में है। जब हमने ये सब शुरू किया था तो शुरू में ही हम बाउमनका के लोगों के साथ, खासकर अर्कादी डिडकोव्स्की के साथ ये काम कर रहे थे। तब उनके पास बाउमनका के अंदर कोई भी इंजीनियरिंग सेंटर नहीं था। वह तो सिर्फ छात्रों का एक शौकिया समूह मात्र था, और हमारी संयुक्त मेहनत और अथक प्रयासों की बदौलत अब यह इंजीनियरिंग सेंटर संस्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हमारे उनके साथ व्यापक और विस्तृत समझौते हैं। कुल मिलाकर इस तकनीक के विकास के लिए एक साझा और सुविचारित कार्य योजना है। यहाँ तक कि यह भी मोटे तौर पर और स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि इसका व्यावसायिक रूप से कहाँ और किस प्रकार उपयोग होगा, खासकर उसी तकनीक का जिसके लिए अभी विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। हम निश्चित रूप से मात्रा बढ़ाएंगे। हम इसकी भार वहन क्षमता को भी बढ़ाएंगे। हम इसमें नियंत्रण क्षमता भी जोड़ेंगे। इसे विभिन्न जटिल और उन्नत तकनीकों से लैस करेंगे। विभिन्न प्रकार के डिस्क्रीट बैलास्ट टैंक या स्थायी या एक बार इस्तेमाल होने वाले बैलास्ट टैंक, वॉल्व और बहुत कुछ, कुल मिलाकर सभी आवश्यक उपकरण शामिल हैं। हमें उपकरण को तब तक और सुसज्जित करना होगा जब तक कि वह आत्मविश्वास के साथ महीनों तक हवा में रह सके, यह पहली बात है। और दूसरी बात, वह निर्धारित क्षेत्रों में रह सके। तब यह हमारी रूसी समतापमंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि बन जाएगी, यह निश्चित है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा, एक महत्वपूर्ण घोषणा होगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक गंभीर कंपनी हैं, एक गंभीर वैज्ञानिक तकनीकी कंपनी है जो ऐसी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर सकती है और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है। अब यह स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है कि हमने कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं विकसित की हैं और भविष्य के लिए कितनी विस्तृत योजनाएं बनाई हैं। इन सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए अब कोई भी बड़ी बाधा नहीं है।
इस साल हम इस दिशा में पहले से ही महत्वपूर्ण प्रगति देखेंगे और अगले साल संभवतः हम पहले परीक्षण छोटे लेकिन फिर भी समताप मंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि एक जांच जिसे मोटरों से सुसज्जित किया गया है और जो समताप मंडलीय हवा के खिलाफ चलने में सक्षम है और जिसकी अपनी दिशा है, इसका मतलब है कि वह नियंत्रित है और डिरिजेबल का अर्थ ही होता है नियंत्रित। बहुत बढ़िया, ये वही है जिसे हम अब भी आपको दिखा सकते हैं और सिर्फ इसी पर ही काम नहीं हुआ है। यानी यह तो बस हिमखंड का एक छोटा सा हिस्सा है जो दिख रहा है, जबकि असल में बाकी सभी उपकरणों पर भी लगातार और सक्रिय रूप से काम चल रहा है। चाहे वह नोवा 2 हो, नोवा 35 हो या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण उपकरण। क्या आप इसके बारे में भी थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? क्या कुछ नया और महत्वपूर्ण किया जा रहा है? कब कुछ ठोस देखने को मिलेगा? कुछ बड़ा। हाँ, कुछ थोड़ा बड़ा। जब हम शेल आवरण का उत्पादन वास्तव में शुरू करेंगे तो दूसरे महत्वपूर्ण चरण में हम किस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं। हाँ, पहले चरण की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि हमने अगली शेल यानी एक छोटे से डिरिजेबल हवा में उड़ने वाला जहाज की आवरण को विकसित कर लिया है। यह नोवा 01 नहीं है। नोवा 01 तो वास्तव में नोवा 2 डिरिजेबल का एक डायनेमिक मॉडल है, जबकि यह एक छोटे ड्रोन का व्यावसायिक संस्करण है। इसके लिए शेल आवरण विकसित की गई है। नोवा 2 डिरिजेबल के लिए शेल विकसित की गई है और नोवा 8 डिरिजेबल के लिए भी शेल विकसित की गई है और इन आवरणों के लिए संरचनाएं बनाई गई हैं। और जो विकसित किया गया आवरण है वह सिर्फ एक आवरण नहीं है, उसमें कई तरह के विभिन्न तत्व होते हैं, जैसे कि पावर एलिमेंट्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। खुद आवरण के अंदर वहाँ विभिन्न प्रकार के बेल्ट्स, बैलूनेट्स और सभी आवश्यक एग्जीक्यूटिव डिवाइसेस आदि होते हैं, जो आवरण पर सावधानीपूर्वक और मजबूती से लगाए जाते हैं, यानी माउंटिंग पॉइंट्स। और भी बहुत सारी दिलचस्प और महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। डिरिजेबल आवरण पर स्थित होता है। इन सभी आवरणों को सावधानीपूर्वक विकसित किया गया। उनके निर्माण के लिए पूरी उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला चुनी गई, तकनीकी प्रक्रियाएं विस्तार से तैयार की गईं, यहाँ तक कि छोटी से छोटी सुइयों तक का भी विशेष ध्यान रखा गया। सशर्त रूप से हमने पूरी सूची तैयार कर ली है। अब दूसरे चरण के लिए खरीदारी शुरू हो गई है और मुख्य कार्य यही है कि इस उत्पादन को पूरी तरह से उपकरणों से लैस किया जाए, इसे पूरी तरह से शुरू किया जाए और कर्मचारियों से भर दिया जाए। असल में यह लोगों की बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन सभी पहले से ही ध्यान में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास इस उत्पादन का एक प्रमुख है। यह भी बहुत बड़ी किस्मत है कि हमने उन्हें पहले चरण में ही शामिल कर लिया। वह इसमें रम गए और कहा, ठीक है, चलिए इसे करते हैं। मुख्य लक्ष्य यह है कि हम कुछ बड़ा उड़ता हुआ देखें। इसके लिए हमें निश्चित रूप से आवरण निर्माण स्थापित करना होगा, क्योंकि हमारे अलावा कोई भी एयरशिप का आवरण नहीं बना सकता। इसलिए सारा उपकरण खरीदा जाएगा और स्थापित किया जाएगा। हाँ, फिलहाल कपड़े विदेशी होंगे, लेकिन यहाँ विशेष रूप से हमारे देश के लिए इन कपड़ों के निर्माण को लेकर बातचीत चल रही है। आवश्यकताओं को स्पष्ट किया जा रहा है, उन्हें तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह पूरी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जैसे ही आवरण निर्माण का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ होगा, हम छोटी छोटी सीरीज देखेंगे, लेकिन फिर भी हम उत्पादन का कार्य शीघ्र ही शुरू कर देंगे। छोटे ड्रोन एयरशिप्स की एक पूरी सीरीज, जिनका फॉर्म फैक्टर लगभग नोवा 01 जैसा ही होगा, हालांकि आप इसमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य देखेंगे। और हम नोवा 2 एयरशिप का आवरण भी बनाएंगे। यह कार्य इसी प्रारंभिक चरण में ही सफलतापूर्वक और पूर्ण रूप से किया जाएगा। यानी यह आवरण निर्माण है और तुम और सर्गेई इसके बारे में बात कर रहे हो। शायद यह आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल। भले ही हमने कंपनी के विकास का रास्ता बड़े कठोर ढांचे वाले एयरशिप्स की ओर तय किया है, लेकिन इस महत्वपूर्ण और प्रारंभिक विकास का रास्ता नरम आवरण वाले एयरशिप्स के निर्माण से होकर ही जाता है, जो कि एक आवश्यक कदम है। और नरम आवरण वाले एयरशिप्स बनाते समय अपना खुद का आवरण निर्माण न होना, ये तो पूरी तरह से बेतुका है। बिल्कुल। इसलिए हाँ, निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और हमें इस चरण में इसे पूरी तरह से स्थापित करना होगा। तब हमारे पास किसी भी आकार, प्रकार और आयतन के इन आवरणों के निर्माण की पूरी स्वतंत्रता होगी। और हमने यह भी चर्चा की कि एक विचार है, चूंकि अब हम छोटी सीरीज बना सकते हैं, तो इन उपकरणों को अपने साझेदार देशों में भी भेजा जाए ताकि वे उनका उपयोग करें, उनका प्रदर्शन करें और अन्य लोगों को भी दिखा सकें। लेकिन मेरी समझ में यह आता है कि यह आगे की प्रमाणन प्रक्रिया और एरोनोवा के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए ज़रूरी है। यानी क्या हम इसे भी अपने सामने एक लक्ष्य के रूप में रख रहे हैं? हाँ, सर्गेई सेमेनोव ने यह महत्वपूर्ण कार्य, यह अभिनव विचार प्रस्तुत किया
कि हमें सभी राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को ऐसे ही एक छोटे और विशेष उपकरण भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी के एयरशिप के बारे में बात करना एक बात है, लेकिन उन्हें वास्तव में उड़ते हुए देखना और उस समय वहाँ व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना बिल्कुल ही एक अलग और अविस्मरणीय अनुभव है। और हाँ, खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के संदर्भ में, जब आपके पास खुद एक विशालकाय एयरशिप हो, तो उस विशालकाय एयरशिप के लिए उपयुक्त ग्राहक ढूंढना थोड़ा अधिक आसान हो जाता है। हाँ, आप निश्चित रूप से खुद को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, और आप ही नहीं बल्कि आपके संभावित खरीदार भी। हाँ, यहाँ मैं ये बात ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब आपके यहाँ रूस में नई पीढ़ी के एयरशिप उड़ रहे हैं, लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा? और यहाँ मैं ये बात ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि एरोनोवा अभी भले ही किसी न किसी रूप में रूस पर केंद्रित है, क्योंकि यहाँ मुख्य दिमाग हैं और टीम भी यहीं है, लेकिन बिज़नेस सभी देशों में होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय होगा। अब ये समझ आ गया है कि ये सब कैसा दिख सकता है, और आज सर्गेई ने भी होल्डिंग जैसी संरचना बनाने की बात की थी। ये सब अलग अलग देशों में काम करने, स्थानीय कानूनों का पालन करने और साथ ही उन सवालों को हल करने की अनुमति देगा। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं, क्या उड़ान भरने की अनुमति मिलेगी? हाँ, तो उड़ान भरने की अनुमति पाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है और फिर सब कुछ अनुमति मिल जाएगी। ये इस दिशा में पहला कदम है। हाँ, काम बहुत है और योजनाएं भी बहुत बड़ी हैं। अब बस उन्हें पूरी तरह से पूरा करना ही बाकी है। इसीलिए हम अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वों के आधार पर कार्य समूहों का गठन करेंगे, जिनमें, जैसा कि पावेल ने बिल्कुल सही कहा, हर देश के भीतर ये सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पता की जाएंगी, व्यवस्थित की जाएंगी और संगठनात्मक दृष्टि से काम में लाई जाएंगी। हम इन सभी चीज़ों को छोटे उपकरणों पर ज़रूर आजमाएंगे। और पहले चरण में जब हमने उपकरण खरीदे थे, क्या वह आवरण निर्माण का हिस्सा था? नहीं, पहले चरण में हमने उच्च गुणवत्ता वाली धातु काटने वाली मशीनें खरीदी थीं। हमने विशेष रूप से टर्निंग मिलिंग 5 एक्सिस और इरोजन मशीनें खरीदी। ये उत्पादन के साधनों में कुल मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन निवेश है। दूसरी बात, इससे हमें छोटी छोटी पुर्जों जैसे कि विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट्स और बुशिंग्स, साथ ही अन्य आवश्यक घटकों को बहुत ही तेज़ी से और कुशलतापूर्वक बनाने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। और हाँ, नई पीढ़ी के एयरशिप का निर्माण बिना मशीन पार्क के करना, इसका मतलब है कि फिर से उन्हीं नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए किसी और के ग्राहक बनना पड़ेगा। वैसे सर्गेई ने मुझे लिखा है, सेमेनोव कहते हैं कि छित्तोवन लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में बताओ। छित्तोवन लोग, ये पहले से ही एक बड़ी टीम है ना फेदिया? हाँ, टीम निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम अभी भी उस विशाल टीम के छठे हिस्से के करीब भी नहीं पहुँचे हैं, जो रूस में मौजूद थी और जिसने उस समय काफ़ी प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, जिसने AU-12 और AU-30 जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हाँ, हम अभी भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सावधानीपूर्वक रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन अगर हमने वह विशिष्ट क्षेत्र चुना है जिसे हमें विकसित करना है, तो इसमें निश्चित रूप से हज़ारों लोग काम करेंगे। तो हम अभी तो बस इस विशाल परियोजना की शुरुआत में हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी धारा धीरे धीरे एक बड़ी नदी का रूप लेती है। उद्योग के दायरे में सोचने के लिए हमने तुरंत ही अब संघ के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसोसिएशन एक ऐसी कानूनी इकाई है जिससे बड़े मंचों पर, जैसे कि सरकारों, राज्यों के साथ काम करते समय कुछ विशेष अधिकार और कार्य मिलते हैं। एक अलग कानूनी इकाई को खिलाड़ी नहीं माना जाता, लेकिन एसोसिएशन को माना जाता है। और अब वायुवाहन तकनीक और उसके निर्माताओं की एसोसिएशन बनाना, ये अब हमारा पवित्र मिशन और कर्तव्य है। तो हम इस महत्वपूर्ण चरण में इसे निश्चित रूप से पूरा करने की पूरी उम्मीद करते हैं। इससे हम और भी अधिक आधिकारिक और कहीं अधिक गंभीर बन जाएंगे। अब ज़रा ज़मीन के बारे में बताओ, जैसा कि सर्गेई ने कहा था और ओलेग के साथ जाकर देखा था, यानी कंपनी को इसकी ज़रूरत क्यों है, वहाँ कौन कौन से कार्य पूरे करने की योजना है? जहाज़ का निर्माण करने के लिए उसे कहीं न कहीं बनाना अत्यंत आवश्यक है, और जिस स्थान पर उसे बनाना है वह जगह कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करनी चाहिए। इसके बाद मुख्य रूप से दो रास्ते हैं, या तो हम एक तैयार जगह खरीदते हैं या एक तैयार जगह किराए पर लेते हैं, या फिर स्वयं ही डिज़ाइन करके अपनी खुद की जगह बनाते हैं। और ये सभी विकल्प आपस में मिलाए भी जा सकते हैं, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। उदाहरण के लिए धातु काटने वाले उत्पादन को ही लें, वह अभी हमारी अपनी जगहों पर है, लेकिन विस्तार के लिए ये जगहें पर्याप्त नहीं हैं। शेल के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह की फिर से आवश्यकता होती है।
शेल को वेल्ड करना तो कम छत वाले कमरों में भी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जब उसे प्रेशर टेस्ट करना हो या हवा से पूरी तरह फुलाना हो तो उसके लिए ऊंची छतों की विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती है। ये सब आखिरकार नई पीढ़ी के एयरशिप हैं। आगे अगर हमने शेल को वेल्ड कर लिया, प्रेशर टेस्ट कर लिया, तो अब उसे डिफ्लेट करना, वैक्यूम करना पड़ेगा और फिर उसे नई पीढ़ी के एयरशिप की असेंबली वाली जगह पर ले जाना होगा। जहाँ असेंबली होगी उसकी असेंबली वहीं होगी जहाँ गेट्स खोलने और एयरशिप को रनवे पर ले जाकर उड़ाने की सुविधा हो, ताकि वह आसानी से उड़ सके। इसलिए इसके लिए पर्याप्त संख्या में विशेषीकृत जगहों की ज़रूरत होती है और हमने ऐसे ही बिना सोचे समझे सिर के बल कूदने का फैसला बिल्कुल भी नहीं किया, जैसे कि चलो अभी तुरंत ज़मीन खरीद लेते हैं या तुरंत कोई बड़ा हैंगर बना लेते हैं। इससे कहीं बेहतर विकल्प भी वास्तव में मौजूद हैं। कुल मिलाकर देश में इमारतें, संरचनाएं और सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। हम यह पता लगा रहे हैं कि कौन सी हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, कौन हमें वहां स्वीकार करने और काम में पूरी तरह से भाग लेने के लिए तैयार है। काम चल रहा है और हमारी नवादू वैसे भी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वह मानक विमानन हैंगरों में रखी जा सकती है। वही हैंगर जहां बोइंग विमान रखे जाते हैं जिन पर लोग छुट्टियों में उड़ान भरते हैं। तो हाँ, वहाँ पर एयरशिप की असेंबली के लिए हम उस जगह का भी निश्चित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे अधिक संभावना है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वह हैंगर सीधे किसी हवाई अड्डे के परिसर में ही स्थित होगा। वह तो जाहिर है कि शहर की सीमा के भीतर बिल्कुल भी नहीं होगा। बड़े उपकरण, कठोर संरचना वाले एयरशिप के निर्माण के लिए, चाहे हम चाहें या न चाहें, और हम तो निश्चित रूप से इसे बनाना चाहते हैं, यह हमारी प्रबल इच्छा है, हम इसे अवश्य बनाएंगे ही। इस विशाल और महत्वपूर्ण हैंगर का निर्माण किया जाएगा जो इस एयरशिप को समायोजित करने के लिए आवश्यक है, और जिन ज़मीनों पर इसका निर्माण होना है उन उपयुक्त ज़मीनों का चयन हम अभी कर रहे हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक चुन रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी कई परियोजनाओं के लिए किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो। शुरुआत में कहा था शायद खरीदेंगे, शायद किराए पर लेंगे, अभी हाँ 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 ऐसे विचार थे। तैयार हवाई अड्डों को खरीदने के लिए वास्तव में अच्छे विकल्प और विचार थे, लेकिन दुर्भाग्यवश न तो एक और न ही दूसरा विकल्प सफल हो पाया। इसका सीधा मतलब है कि वह हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए हम आगे बढ़ गए। अब भी हम कई विभिन्न तरीकों से कोशिश कर रहे हैं, यानी कुछ तैयार और पूर्णतः विकसित चीज़ ढूंढना, क्योंकि पहले चरण के लिए हमारे लिए तैयार चीज़ ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी उस बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। कई साझेदार हैं जो कहते हैं, हाँ मेरे पास पर्याप्त ज़मीन है, आइए मेरे पास। ऐसे लोगों के साथ हमने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल मिलाकर हम संबंधित अधिकारियों को उस स्थान की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं जहां निर्माण की प्रबल संभावना है, और यह पता लगाते हैं कि क्या हमें वहां भविष्य में कोई उड़ान क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है, एक नया हवाई अड्डा बनाया जा सकता है आदि। क्योंकि संबंधित अधिकारी, जिन्हें वास्तव में पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, और फिर विशेषज्ञों की एक पूरी टीम आती है और स्पष्ट रूप से कहती है, हम तो यहाँ एक नया हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं। वे कहेंगे, यहाँ तो ये करना संभव नहीं है, तो हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, विकल्प चुन रहे हैं। जल्दी करना ज़रूरी है, क्योंकि इस परियोजना के लिए 5 साल दिए गए थे, 9 महीने बीत चुके हैं। हाँ, इसके निर्माण में वास्तव में काफ़ी लंबा समय लगेगा, ये एक बहुत लंबी और विस्तृत प्रक्रिया होगी। जैसा कि पहले बताया गया था, मुख्य कार्यों में से एक है शेल निर्माण, लेकिन एक और काम भी है, कुछ नए उपकरण बनाना। यानी मेरी समझ में छोटे छोटे उपकरण जैसे कि अभी हमने देखे हैं, उन्हें भी अपडेट करके व्यावसायिक संस्करण में लाना है। और क्या क्या हम कुछ उड़ने वाले उपकरण देख पाएंगे? कुछ उड़ने वाला दूसरे चरण में हम केवल छोटा वाला देख पाएंगे। इसी का व्यावसायिक संस्करण, इसे नोवा 01 नहीं कहा जा सकता। ये आखिरकार एक छोटा मानव रहित एयरशिप है। व्यावसायिक संस्करण, शायद इसकी एक सीरीज़ भी हो सकती है। ये पूरी तरह संभव है, देखेंगे। सब कुछ उत्पादन स्थापित करने की गति पर निर्भर करेगा, और वह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी निवेश जुटाया जा सकता है। और पनोवा 2 के बारे में क्या हमारे पास अभी कोई स्पष्ट समय सीमा है, कम से कम ज़मीन पर परीक्षण या किसी तरह की भौतिक चीज़ के लिए? देखो, ये सब प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। पहली बात, जिसे हम एक उड़ने वाली प्रयोगशाला कह सकते हैं, वह कोई पूरा व्यावसायिक यंत्र नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक खाली खोल है जिसमें डिरिजेबल से 2 शक्तिशाली इंजन, डिरिजेबल से 2 घूमने वाली ट्रांसमिशन प्रणालियाँ, एक उन्नत रिंग प्रोपेलर इंजन, एक विस्तृत नियंत्रण प्रणाली, एक कुशल ईंधन प्रणाली और एक पूरी तरह से एकीकृत वायवीय व्यवस्था शामिल है। लेकिन बिना किसी गोंडोला के, बिना किसी यात्री सीटों के, जैसा कि कुछ सुंदर और विस्तृत ड्राइंग्स में स्पष्ट रूप से दिखाई गई थीं, यहाँ तक कि बिना किसी पायलट के भी, ये इस साल निश्चित रूप से हवा में सफलतापूर्वक उड़ सकती है।
हाँ, लेकिन ये फिर भी एक उड़ने वाली प्रयोगशाला ही होगी, ये कोई व्यावसायिक यंत्र नहीं है। लेकिन ये पहले से कहीं ज़्यादा बिना पायलट के व्यावसायिक यंत्र के करीब होगी। हालांकि अभी भी पायलट के साथ यात्री संस्करण से काफ़ी दूर है, क्योंकि पायलट के साथ यात्री संस्करण बनाना थोड़ा अधिक जटिल है। इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है और इसके लिए बहुत अधिक सावधानी और विस्तृत योजना की आवश्यकता होती है। साथ ही कई सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन भी करना पड़ता है। उसमें सीटों की सही गद्दी का चुनाव करना पड़ता है। ताकि आरामदायक हो। असल में उन हवाई वाहनों के लिए जो लोगों को ले जाते हैं, नियम बहुत सख्त होते हैं और ऐसे ही यंत्र बनाकर उड़ जाना, हम तो यही करते हैं, बनाते हैं और उड़ाते हैं। बस कुछ वास्तविक और महत्वपूर्ण कठिनाइयां हुए हैं। हाँ, सच में बहुत सारी कठिनाइयां, मतलब मौजूदा विकल्पों से, जैसे कि विभिन्न कंपोनेंट्स का सावधानीपूर्वक चुनाव करके उसी तरह की एक जटिल और प्रभावी पावर सप्लाई सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि हमने जो इंजन चुने हैं वे ऐसे इंजन हैं जिन्हें हमारे देश भारत में आना खास पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें उन देशों में बनाया जाता है जो उन्हें यहाँ भेजना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए जनरेटर भी जो इस इंजन पर विशेष रूप से लगाए जाएंगे, वे भी ऐसे ही हैं। कुल मिलाकर सब कुछ निश्चित रूप से एविएशन ग्रेड का होना चाहिए, सब कुछ पूरी तरह से सर्टिफाइड होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन भी पायलटेड विमानों में सब कुछ बहुत ही आसान है। फिदिया, क्या तुम और कुछ जोड़ना चाहोगे? हमने वहाँ टीम के बारे में भी बात की थी। मुझे नहीं पता कि ये अब कितना दिलचस्प है, इस मायने में कि वहाँ कुछ जगहें किराए पर ली जा रही हैं, टीम बढ़ रही है। यानी ये सब मूल रूप से सबको ये तो पता है, लेकिन शायद तुम वहाँ कुछ खास और महत्वपूर्ण बात बताना चाहो, जिसे तुम विस्तार से बताना चाहोगे कि एरोनोवा अब किस तरह से एक बेहतरीन कंपनी बनती जा रही है। सुनो, एरोनोवा अब अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में शामिल हो रही है। शुरू में जब हमने ऑफिस किराए पर लिया था, तब भी रिमोट वर्क के ट्रेंड की गूंज थी। कई लोग ये सोचते थे कि शायद एयरशिप को दूर से ही, यानी रिमोटली नियंत्रित किया जा सकता है, और इस धारणा के पीछे कई तरह की गलतफहमियां थीं। यहाँ तक कि टीम के भीतर भी कुछ सदस्यों के मन में ऐसी ही भ्रांतियां और गलतफहमियां मौजूद थीं जो इस परियोजना की शुरुआती समझ को प्रभावित कर रही थीं। खुशकिस्मती से ये सारी पुरानी गलतफहमियां हकीकत से पूरी तरह टकरा गईं, और वो भी एक ऐसी हकीकत से जो वास्तव में प्रेरणादायक, सकारात्मक और बेहद उत्साहवर्धक है। ऑफिस में अब सचमुच लोगों की भारी भीड़ है जो सक्रिय रूप से अपने काम में पूरी तरह जुटे हुए हैं। नए लोग आ रहे हैं, नए डिज़ाइनर आ रहे हैं, और वे सभी लोग भी जो असल में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जो खास हिस्सों और जटिल मैकेनिज्म को सावधानीपूर्वक डिज़ाइन करते हैं। उन सभी को काम करने के लिए एक उचित जगह चाहिए, एक मजबूत टेबल चाहिए, एक शक्तिशाली कंप्यूटर चाहिए, और इसके अलावा भी कई अन्य आवश्यक चीज़ें भी। इसके अलावा हमें मशीनें और आवश्यक उपकरण भी खरीदने पड़ते हैं। कुल मिलाकर हाँ, थोड़ी सी जगह अब कम पड़ने लगी है। हम धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे हैं। बस हमने फ्लोर पर कुछ और कमरे किराए पर ले लिए हैं ताकि सबको बैठाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको बैठा दिया और यहीं बैठे रहो। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग एक तरह से घूमते फिरते रहते हैं, जैसे एक प्रवासी झुंड। सभी कुल मिलाकर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, हर जगह का उपयोग हो रहा है, एक भी सेंटीमीटर खाली नहीं है। टीम काम कर रही है, नई पीढ़ी के एयरशिप उड़ रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे भी। हालांकि छोटे तो हवा के खिलौने माने जाते हैं। जितना बड़ा यंत्र होगा वह उतना ही अधिक स्थिर रहेगा। हम बड़े नई पीढ़ी के एयरशिप पर खास तौर पर विकास के लिहाज से काम कर रहे हैं। उनके उत्पादन के दूसरे महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण पर जाने के लिए हमें खोल निर्माण की पूरी व्यवस्था करनी होगी। धातु काटने वाली मशीनें पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ कुछ पुर्जे तो आंशिक रूप से और सफलतापूर्वक बन भी रहे हैं। अब नवाडू के बाद हमारे पास एक विस्तृत और पूर्ण एयरशिप का डिज़ाइन है, जिसे हमने नोवा 8 नाम दिया है। ये पूरी तरह से संभव है कि नया 8 बना रहे हो, और ये भी हो सकता है कि न बना रहे हो सकता है कि वह नया 7 बन जाए या फिर नया 9, ये तो हमें देखना होगा। लेकिन हम उसकी तैयारी पर पहले से ही सक्रिय रूप से और बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। उसके निर्माण में पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि जिन ग्राहकों का जिक्र सरगेई ने किया था, वे खास तौर पर इसी आकार में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। उनके पास उठाने की क्षमता, दूरी और उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट मांग है जो उसे निश्चित रूप से पूरा करने होंगे। मैंने पहले भी किसी वेबिनार में कहा था कि हमारे वायुपोत विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात का विशेषज्ञ मूल्यांकन दिया था कि किस आकार की रेंज की मांग होगी, और यह कि यह मूल्यांकन पहले से ही मौजूदा सक्रिय और वास्तविक ग्राहकों की आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल खाता है। यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हम वास्तविक विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं।
हम नवीनतम ट्रेंड में हैं और सब कुछ गहराई से समझते और महसूस करते हैं। और नवा 8 पर भी काम शुरू हो गया है। मैं बस धीरे धीरे इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि वह महत्वपूर्ण पावर यूनिट, जिसके बारे में हमने शुरू में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी थी, वह ख़ास तौर पर नवा 8 आकार के उपकरणों के लिए ही बनाई जा रही थी, उस पर भी सक्रिय रूप से काम चल रहा है। वह पूरी तरह से डिज़ाइन की जा चुकी है। ये एक मेटल कटिंग उत्पादन है। इसे भी उसी के लिए अनुकूलित किया गया है। इसमें पहले से ही पुर्जे, हिस्से आदि बनना शुरू हो गए हैं। और इस साल के अंत तक, शायद शरद ऋतु के मौसम में, हम यह सब असल में देख पाएंगे कि यह कैसे एक साथ इकट्ठा होगा। अगर हम इस साल इस महत्वपूर्ण यूनिट को सफलतापूर्वक चालू कर देते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जीत होगी। एविएशन इंडस्ट्री में सभी को ये बात समझ में आती है कि कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या नई पीढ़ी के एयरशिप बिना इंजन के नहीं हो सकता। तो इंजन के साथ क्या हो रहा है? इंजन के साथ थोड़ी जटिलता आ रही है। और हमें यह अद्भुत सौभाग्य मिला कि एक बहुत बड़ा समूह, जिसने अपना पूरा जीवन इन जटिल प्रणालियों पर काम करते हुए बिताया था, अब पूरी तरह से मुक्त हो गया था। और वे ये उत्सुकता से तलाश रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए, या कहें कि अपनी असाधारण प्रतिभा को कहाँ और कैसे लगाया जाए। और ये पूरा समूह हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से उपयुक्त निकला। उनकी तकनीकी उपलब्धियां भी हमारे बहुत काम आईं और सब कुछ एक साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही पूरी टीम बहुत ही संगठित होकर काम कर रही थी, और ये देखना भी बहुत ही सुखद था कि इंजन को वहाँ एक एक बोल्ट, एक एक पुर्जे और एक एक फ्लैंस के साथ सावधानीपूर्वक जोड़ा जा रहा था। पूरा इंजन 3D मॉडल्स में है। सभी आवश्यक गणितीय मॉडल्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पूरी गैस डायनेमिक्स पर गहनता से काम हो चुका है। पूरी हीटिंग पर भी विस्तृत काम हो चुका है। अब आकार संबंधी चेन पर काम लगभग पूरा होने वाला है, और हर एक पुर्जे के लिए सटीक टॉलरेंस और फिटिंग्स निर्धारित की जा रही हैं, और ये धीरे धीरे उत्पादन प्रक्रिया में भेजी जा रही हैं। यह भी एक बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। अदृश्य, लेकिन वास्तव में बहुत विशाल और व्यापक। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।